फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल अमरबेल जिसकी राइटर है उमैरा अहमद, उसकी ये 26वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। शाम को वो वापस घर आई तो नानू का गुस्सा उसी तरह बरकरार था। अलीज़ा के डिप्रेशन में कुछ और इजाफा हो गया। मैं तवक्को भी नहीं कर सकती थी कि तुम इस तरह मुझसे झूठ बोलोगी। उन्होंने रात को खाने की मेज़ पर बोलना शुरू कर दिया। तुम बहुत खुदसर हो गई हो अलीज़ा। अलीज़ा ने खामोशी से खाना खाते खाते चमचा अपनी प्लेट में पटक दिया। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस पर आप सब इसी तरह मुझे मुल्जिम ठहरा रहे हैं? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। हमारी फैमिली की हैसियत ये रह गई है कि तुम सड़कों पर पोस्टर पकड़कर खड़ी हो, और वो भी अपनी ही फैमिली के एक फ़र्द के खिलाफ। नानो बुरी तरह मुश्तइल थी। उसके आंसुओं ने भी उनको मुतासिर नहीं किया। तुम अब बच्ची नहीं हो अलीज़ा कि इस तरह की हमाकतें करती फिरो और मैं तुम्हें कवर करूं। इंगेज्ड हो, अपनी फैमिली का नहीं तो अपने इन लॉज का ही ख्याल किया करो। क्या सोचते होंगे ये तस्वीर देखकर वो तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में, और ख़ास तौर पर जुनैद, वो क्या सोचता होगा तुम्हारे बारे में जिससे तुमने कल बड़े धड़ल्ले से झूठ बोला था कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ फोर्ट्रेस गई थी। कुछ भी नहीं सोचता वो और उसके घर वाले, बस आपको ही ज़्यादा फिक्र है क्योंकि ये उम्र का मसला है और उम्र के ख़िलाफ़ तो आप कभी भी सच नहीं सुन सकती। बदतमीज़ी मत करो अलीज़ा, नानो ने उसे डांटा। इसमें बदतमीज़ी वाली क्या बात है? उमर ने क्यों साले पर हमला करवाया था? अब अगर करवाया है तो भुगते। उमर ने साले पर हमला नहीं करवाया, वो उसकी तरदीद कर चुका है। आप क्या बात करती हैं नानू? वो तरदीद नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्या ये कहेगा कि हाँ मैंने ही हमला करवाया है? मगर इस सारे मामले से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो इसमें? उमर जाने या साले, तुम ख्वामखा। लीज़ ने नानो की बात काट दी। मैं क्या इन्वॉल्व हो रही हूँ? एक वॉक अटेंड कर ली तो आप सब मुझे इस तरह मलामत करते हैं। आपने कभी उमर को इस तरह डांटा है जिस तरह मुझे डांट रही हैं, जबकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और उमर बहुत सारे गलत काम करता है। सही काम? कौन सा सही काम? ये सड़कों पर खड़े होना? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम इस तरह सड़कों पर खवार होती फिरो? शर्म आनी चाहिए। आज तक हमारे ख़ानदान की किसी औरत ने ऐसे काम नहीं किए जैसे तुम कर रही हो। लोअर मिडिल क्लास वाली जहनियत होती जा रही है तुम्हारी। और कल को सिकंदर फ़ोन करके तुम्हारे बारे में पूछे तो क्या कहूँ उससे मैं ये कि ये सब मेरी तरबियत का नतीजा है? वो बोलती जा रही थी। अलीज़ा ने कुछ कहने के बजाय गुस्से में खाना छोड़ दिया और अपने कमरे में आ गई। अगले दिन वो ऑफिस में काम कर रही थी जब दोपहर के करीब उसे पता चला कि सूबाई हुकूमत ने सहाफ़ियों के एहतजाज की वजह से उमर को मुअत्तिल कर दिया था और उसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया था। ऑफिस में ये खबर खासी दिलचस्पी और जोशो खरोश के साथ सुनी गई थी। ख़ास तौर पर साली खासी खुश थी और अलीज़ा को ये खबर भी उसी ने सुनाई थी। अलीज़ा ने उसे बुझी हुई मुस्कुराहट के साथ मुबारकबाद दी, मगर इस खबर को सुनते ही उसे ये एहसास होना शुरू हो गया था कि वो खुश नहीं थी। शायद वो ये तवक्को ही नहीं कर रही थी कि उमर को बलाखिर मुअत्तिल कर दिया जाएगा। उसे यही तवक्को थी कि उसके ख़ानदान के दूसरे लोगों की तरह उमर भी बच जाएगा। मगर अब ये खबर उमर के साथ ठीक हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। जो कुछ उसने किया उसकी सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए थी। वो ऑफिस में सारा वक्त अपनी अफसरदगी को दूर करने के लिए खुद से ही कहती रही, मगर उसके डिप्रेशन में और इजाफा हो गया। जुनैद ने उस दिन भी उसे फ़ोन नहीं किया था और वो जानती थी अगले दिन अखबारात में उसकी मौतली की खबर सुनकर उसकी नाराज़ी में और इजाफा होगा। ना सिर्फ उसकी नाराज़ी में बल्कि नानो के गुस्से में भी, जो उमर की मौतली का जिम्मेदार भी उसे ही समझेंगी। उसका अंदाज़ा ठीक था। अगले दिन अखबारात में उमर की मौतली की खबर पढ़ने के बाद नानो के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अलीज़ा नाश्ता करते हुए बड़ी खामोशी से उनकी तंदो तेज़ गुफ्तगू सुनती रही। उसके पास इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। तुमको अंदाज़ा है उमर की मौतली से उसका करियर किस बुरी तरह मुतासिर होगा? मैं पहले ही तुम्हारी इस तस्वीर की वजह से अयाज़ और जहांगीर की बहुत सी बातें सुन चुकी हूँ। अपने ख़ानदान के खिलाफ इस किस्म की रैलीज़ और वॉक्स में हिस्सा लेकर तुम्हें क्या मिल गया? कभी ऐसा होता है कि कोई अपने ही ख़ानदान के खिलाफ इस तरह की हरकतें करे? उन्होंने इश्तियाल के आलम में बोलते हुए कहा। अयाज तो इस कदर नाराज़ हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। वो खुद तुमसे बात करना चाह रहा था, मगर मैंने समझा बुझाकर उसका गुस्सा ठंडा किया। तुम्हारे लिए उन सब ने क्या नहीं किया अलीज़ा, और तुम होके खुद अपने ही ख़ानदान को रुसवा करने पर तुली हो। नानू, ये सब मैंने नहीं, उमर ने। लीज़ा ने पहली बार अपने दफ़ा में कुछ कहने की कोशिश की। नाम मत लो उमर का। कुछ नहीं किया उसने। जो भी किया है तुमने किया है। साले साले क्या है ये? साले क्यों हमारे ख़ानदान के पीछे पड़ गई है? और तुम उस लड़की को अपना दोस्त कह कहकर घर आती रही। नानो ने गुस्से में अपनी बात मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा था। लीज़ा ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। वो जानती थी उसकी कही हुई कोई बात भी उस वक्त नानो की समझ में नहीं आएगी।
अपनी मुअत्तली के 2 दिन के बाद उमर लाहौर में था और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख़ानदान खिलाफ तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और झूठा करार दिया था। उसने ये भी कहा था कि उसके खिलाफ ये तमाम इल्ज़ामात लगाने वालों के सियासी मफादात हैं। उसने ख़ास तौर पर अपने इलाके के कुछ सियासी घरानों को इस तमाम मसले की जड़ करार देते हुए कहा कि वो लोग उसकी ट्रांसफ़र करवाकर अपनी मर्ज़ी के शख्स को वहाँ लाना चाहते हैं, और इसमें नाकामी के बाद उन्होंने सालिया परवेज़ को उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऑफिस में शाम तक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही डिस्कस होती रही। सबके लिए ये बात हैरान कुन थी कि उमर जहांगीर ने इस तरह धड़ल्ले से उन सियासी घरानों का नाम लिया था जो सूबाई और मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा थे। सबको यकीन था कि उसने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली थी। अब ये शख्स नहीं बच सकेगा। पहले तो शायद ये बच जाता, मगर अब इन सियासी घरानों को इस तरह धड़ल्ले से इन्वॉल्व करने के बाद पीछे से उसे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। हुसैन ने लंच आवर के दौरान कहा। वो उन 2 रिपोर्टर्स में से एक था जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने गए थे। मुझे तो अहमक लगा है ये शख्स। एक तो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमाकत थी, उस पर मज़ीद डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है उसके खिलाफ, और दूसरे उस स्टेज पर इस तरह सियासतदानों को इन्वॉल्व करना, वो भी वो जो हुकूमत में हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। दूसरे रिपोर्टर नवाज ने तबसरा किया। मगर मुझे उस शख्स के इत्मीनान और सुकून ने हैरान किया। लगता ही नहीं था कि वो अपनी मुअत्तली से परेशान है, और फिर जिस तरह वो सवालों के जवाब देते हुए 2 टोक अंदाज में हर बात से इनकार कर रहा था, मैंने तो उससे खासा मुतासिर हुआ। मिस अलीज़ा, आपका ये कज़न है टैलेंटेड। हुसैन ने अपनी कुर्सी को थोड़ा सा घुमाते हुए अलीज़ा से कहा। सबकी तरह हुसैन की बात पर उसने भी कुछ मुस्कुराने की कोशिश की, मगर बाज़ दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट होना ही बंदे को मरवा देता है, ओवर स्मार्ट होना। नवाज़ ने लुकमा देते हुए कहा। मैं तो उस वक्त खासा परेशान हुआ जब उसने इन सियासी घरानों का बाकायदा नाम लेते हुए इस सारे मामले में इन्वॉल्व किया। कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट तो ऐसा कर ही नहीं सकता, और वो भी तब जब वो मुअत्तिल बैठा हो। अब देखते हैं कल के दूसरे अखबारात में उस पर कैसी खबरें लगाते हैं। नवाज़ ने चाय का कप उठाते हुए अपनी बात को ख़त्म किया। अलीज़ा ने उस शाम को एक बार फिर जुनैद से रब्ता करने की कोशिश की। उससे नाकामी हुई। मोबाइल पर उसकी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। उसने दोबारा उसके घर फ़ोन किया। फ़ोन फ्री ने उठाया था। रस्मी अलैक्स के बाद उसने जुनैद के बारे में पूछा। जुनैद भाई अभी घर नहीं आए, फ्री ने उसे इत्तला दी। ऑफिस में है? लीज़ा ने पूछा। ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता है ऑफिस में ही हो, फ्री ने लाइल्मी का इजहार किया। मगर ऑफिस तो बंद नहीं हो जाता उस वक्त? हाँ हो तो जाता है, मगर बाज़ दफ़ा अगर काम ज़्यादा हो तो नहीं भी होता। वैसे बाबा तो घर आ गए हैं, इसका मतलब है काम ज़्यादा नहीं है, फ्री ने उसे इत्तला दी। आप उनके मोबाइल पर रिंग क्यों नहीं करती? फ्री को अचानक ख्याल आया। मैंने मोबाइल पर कॉल की है, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की, लीज़ा ने उसे बताया। अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं बाबा से पूछ कर आती हूँ कि क्या वो ऑफिस में है। फ्री ने उसे होल्ड करवाते हुए कहा। चंद मिनट के बाद वो दोबारा लाइन पर आ गई। बाबा कह रहे हैं कि वो ऑफिस में नहीं है, बाबा से कुछ देर पहले चले गए थे, फ्री ने उसे इत्तला दी। आप या तो उनके मोबाइल पर दोबारा कॉल करें या फिर कुछ इंतज़ार करें। वो घर आते हैं तो मैं उन्हें आपकी कॉल के बारे में बता दूंगी। मैं कुछ देर बाद दोबारा कॉल कर लूँगी। चले ऐसा कर लें, वैसे वो आने ही वाले होंगे, फरी ने कहा। लीज़ा ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया। पिछले चंद दिनों से जुनैद से उसका कोई रब्ता नहीं हुआ था। वो जैसे गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया था, और उसकी उस खामोशी ने लीज़ा को परेशान करना शुरू कर दिया। आज वो जुनैद से उस मामले पर एक बार फिर बात करना चाहती थी। रात 11 बजे के करीब उसने जुनैद को एक बार फिर फ़ोन किया। फ़ोन इस बार भी फ्री ने रिसीव किया था। लीज़ा की आवाज़ सुनते ही उसने कहा, भाई तो काफ़ी देर हुई, घर आ गए थे, और मैंने उन्हें आपकी कॉल का भी बताया था, बल्कि आपको फ़ोन करने का कहा था। क्या उन्होंने आपको फ़ोन नहीं किया? नहीं, तुम मेरी उनसे बात करवा दो, लीज़ा ने उससे कहा। अच्छा आप होल्ड करें, फ्री ने रिसीवर रखते हुए कहा। लीज़ा इंतज़ार करने लगी। इस बार फ्री की वापसी एक लंबे इंतज़ार के बाद हुई थी। मैंने उन्हें आपके फ़ोन का बताया है, मगर हैरत की बात है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे कह दूँ कि वो सो गए हैं। फ्री ने रिसीवर उठाते ही बड़ी साफ कोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आप लोगों के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? इस बार फरी ने कदरे तशवीश से पूछा। हालांकि आप दोनों जिस मिजाज के हैं, ऐसे किसी वाक़ये की तवक्को तो नहीं की जा सकती। आप ऐसा करें कि एक बार फिर होल्ड करें, मैं उनसे जाकर कहती हूँ कि आपने मुझे उन्हें जगाने के लिए कहा है। लीज़ा ने उसे मना करना चाहा, मगर दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। इस बार एक लंबे इंतज़ार के बाद उसे रिसीवर पर जुनैद की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें कोई काम था? रस्मी अलैक्स के बाद जुनैद ने बहुत सर्द लहजे में उससे पूछा। जुनैद, क्या ये ज़रूरी है कि मुझे कोई काम हो तो ही मैं आपको फ़ोन करूँ? हाँ, बेहतर यही है। लीज़ा को उसके लहजे और अंदाज़ पर तकलीफ़ हुई। मैं वैसे ही आपसे बात करना चाहती थी, काफ़ी दिन से हमारी बात नहीं हुई, इसलिए तो इसके लिए मुझे जगाने की ज़रूरत तो नहीं थी। तुम सुबह मुझे फ़ोन कर सकती थी। मैंने आपको जगाया नहीं है, फरी ने मुझसे कहा था कि आप सो नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ वो कुछ देर खामोश रहा।
ठीक है, पहले नहीं सो रहा था, अब सोना चाह रहा हूँगा। तुम बात करना चाहती थी, बात हो गई, अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। क्या आपकी नाराज़गी कभी ख़त्म होगी? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। नाराज़ उस शख्स से होते हैं जिससे आपकी परवाह हो। तुमसे नाराज़ होकर तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोबारा फ़ोन मत करना। उसने इस बार अपनी बात अधूरी छोड़कर फ़ोन बंद कर दिया। लिज़ा को बेख्तियार झुंझलाहट हुई। उसका दिल चाहा वो फ़ोन तोड़ दे। हर एक ने उम्र के बजाय मुझे कटहरे में खड़ा किए कर दिया है। उम्र की बजाय मुझे माज़रतें करनी पड़ रही हैं, मुझे वजाहतें देनी पड़ रही हैं। और ये जुनैद ऐसा तो नहीं था, फिर उसे क्या हो गया? एक छोटी सी बात को क्यों उस तरह राई का पहाड़ बना रहा है? क्या सिर्फ उमर जहांगीर की वजह से ये मुझसे इस तरह नाराज़ हो गया? सिर्फ उमर की वजह से, जिससे उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिससे ये कभी एक बार से ज़्यादा मिला तक नहीं? क्या सिर्फ उस शख्स के लिए मुझे इस तरह इग्नोर कर रहा है? वो जो सोच रही थी, उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। क्या उसे मेरी परवाह नहीं है ज़रा बराबर भी कि उसके इस तरह के रवैये से मैं कितनी डिस्टर्ब हो रही हूँ? और ये उमर जहांगीर, कब तक ये शख्स आसेब की तरह मेरी ज़िंदगी पर मंडलाता रहेगा? वो सारी रात खौलती रही। अगले दिन वो शाम को शैला के साथ KFC गई। जब एक लंबे अरसे के बाद उसने उमर को वहाँ देखा। लिज़ा और उसकी टेबल के दरमियान काफ़ी फासला था और ये सिर्फ एक इत्तेफाक ही था कि लिज़ा और शैला की अपने टेबल की तरफ बढ़ते हुए उस पर नज़र पड़ गई। KFC में उस वक्त खासा रश था और शायद ये रश ही था जिसकी वजह से उमर उन्हें नहीं देख सका। वो एक टेबल पर बैठा खाना खाने में मसरूफ़ था, मगर उसकी टेबल पर एक और फ़र्द भी मौजूद था। यकीनन उसके साथ कोई और भी था। शैला ने उमर को नहीं देखा और अलीज़ा ने उमर की वहाँ मौजूदगी के बारे में उसे बताया भी नहीं। वो दोनों खाना खाते हुए बातें करती रही, मगर वक्तन फ़वक्तन अलीज़ा की नज़रें उस टेबल की तरफ जाती रही जहाँ पर उमर बैठा था। शैला के साथ खाना खाते हुए उसने सॉफ्ट ड्रिंक का एक घूंट पिया और फिर उसे जैसे अच्छू सा लगा। क्या हुआ अलीज़ा? शैला ने देखा, जो अपने मुंह को साफ करते हुए कुछ हक्का बक्का सी उमर के टेबल पर बैठे हुए दूसरे शख्स को देख रही थी। जुनैद इब्राहिम था। वो पल के झपकाए बगैर जुनैद को उमर के सामने बैठे देखती रही। उसकी भूख उड़ गई थी। वो दोनों खाना खाते हुए एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। तुम्हें क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही तुम? शैला ने उसे मुतवज्जे किया, मगर उसने शैला की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी उन्हीं दोनों को देख रही थी। शैला ने उसके तासुरात को नोट किया और गर्दन मोड़कर उस सिम देखा जहाँ वो देख रही थी। चंद लम्हों की जुस्तजू के बाद उसकी नज़र उमर और जुनैद पर पड़ गई। उमर जुनैद के साथ क्या कर रहा है? शैला ने बेख्तियार गर्दन सीधी करते हुए हैरानी से कहा। मेरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश। जहाँ अलीज़ा ने उन दोनों से नज़रें हटाए बगैर तल्खी से शैला से कहा। शैला कुछ नहीं समझी। उसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उमर और जुनैद को देखा। क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? शैला ने कुछ तजस्सुस अमेज़ अंदाज में पूछा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये एक दूसरे को जानते हैं या नहीं? उमर ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेने वाला आदमी है और इस वक्त गधा जुनैद है। उमर से ज़्यादा अच्छी तरह कोई किसी को इस्तेमाल करने का फ़न नहीं जानता। बादशाह है वो इस काम में। उसने कोक का घूंट टेकर अपना इश्तियाल कम करने की कोशिश की। आजकल उसे जुनैद की ज़रूरत है तो जुनैद हाजिर है। क्यों? जुनैद की क्या ज़रूरत है उसे? उससे क्या ताल्लुक़ है उसका? शैला ने टिश्यू से मुँह पोंछे हुए कहा। जुनैद के ज़रिए मुझे प्रेशराइज़ किया जा सकता है ना? जुनैद के ज़रिए मुझसे सारी मालूमात और ख़बरें ली जा सकती हैं, सालिया के बारे में और उसके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में। उसने बेदिली से बर्गर उठाया। जुनैद को इस्तेमाल करना उमर जैसे आदमी के लिए क्या मुश्किल है? मैं भी हैरान थी कि जुनैद आखिर इस सारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उससे आखिर मेरे एक अदद कज़न के साथ क्यों हमदर्दी हो रही है? कज़न भी वो जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं। रीज़ा ने एक बार फिर उन दोनों पर नज़र डाली। मेरा अंदाज़ा कितना गलत था। मैं सोच रही थी शायद अब्बास ने जुनैद को प्रेशराइज़ किया होगा क्योंकि जुनैद की एक बहन के साथ उसकी दोस्ती थी, मगर मैं तो अहमक थी। मुझे पता होना चाहिए था कि उमर इतना गिरा हुआ शख्स है कि वो खुद भी इस मामले में जुनैद से बात करने में कोई आर महसूस नहीं करेगा। उसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। मैं अब सोचती हूँ शैला, मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो उस शख्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वरना मैं उस जैसे खुदगर्ज और घटिया आदमी के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी। रिलैक्स, इतने गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, मज़ीद टेंशन लेने तो नहीं। शैला ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। तुम जानती हो उस शख्स की वजह से पहली बार जुनैद के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। वह बात करते हुए तकरीबन रूहानी सी हो गई। उसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ हो गया, मगर इसको तो ज़रा बराबर भी इस बात की परवाह नहीं होगी। मगर इस मामले में अब तुम क्या कर सकती हो? जुनैद तुमसे पूछकर तो हर काम नहीं करेगा। शैला ने कहा। हाँ, मुझसे पूछकर हर काम नहीं करेगा, मगर मैं चाहती हूँ जुनैद उमर से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ ना रखे, वो कभी उससे ना मिले। उसने एक बार फिर उनकी तरफ देखा। और तुम देखो, जुनैद ने एक बार भी मुझे ये नहीं बताया कि उमर मुसलसल उससे राब्ते में है। उसने तल्खी से कहा। एक बार भी उसने मुझ पर यह जाहिर नहीं किया कि वो ये सब कुछ उमर के कहने पर कर रहा है। मैंने जब उससे अब्बास का जिक्र किया भी तो उसने मुझे नहीं बताया कि वो ये सब कुछ अब्बास के नहीं
खुद उमर के कहने पर कर रहा है। और जुनैद कभी भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाता था, मगर उमर, सिर्फ उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यकीनन उसने जुनैद से कहा होगा कि वो मुझे उससे होने वाली गुफ्तगू के बारे में ना बताए। अब वो कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी। तुम्हें एक मशवरा दूँ अलीज़ा? शैला ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा। क्या? लीज़ा ने चौंक कर उसे देखा। तुम इन सब बातों को जाने दो, शैला ने कहा। किन बातों को जाने दूँ? इन दोनों के मेल मिलाप को, शैला ने संजीदगी से कहा। तुम्हारे एतराज़ करने से कुछ नहीं होगा, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम एतराज़ करो ही ना? क्यों एतराज़ ना करूं? उमर को उसके साथ रब्ता करने का क्या हक पहुंचता है? जुनैद को इस्तेमाल करने का क्या हक पहुंचता है? उसको शर्म आनी चाहिए, लीज़ा ने गुस्से के आलम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। अगर जुनैद ने तुमसे साफ साफ ये कह दिया कि उमर उससे यूं ही मिला था तो, शैला ने दो टोक अंदाज में कहा, और हो सकता है वो दोनों आज यहाँ इत्फाकन ही मिल गए हों। इत्फाकन? तुम इन दोनों को देखो, जिस तरह ये लोग हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि ये इत्फाकन ही मिले हों? जुनैद कभी पहली मुलाकात में किसी के साथ इतनी बेतकल्फ़ी का मुजाहरा नहीं करता, और ना ही उमर। उसने शैला की बात को ही अक्सर रद्द कर दिया। ये दोनों आज इत्फाकन नहीं मिले हैं। मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि इत्फाक की मुलाकात को जज ना कर सकूँ। मिलने दो, दफ़ा करो दोनों को, शैला ने इस बार कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। लीज़ा ने उसके लहजे पर गौर नहीं किया। क्यों मिलने दूँ इन दोनों को? मैं नहीं चाहती जुनैद उस जैसे आदमी से मिले। मैं नहीं चाहती जुनैद इस जैसे आदमी के हाथों इस्तेमाल हो। शैला ने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उन दोनों को देखा। फिर इस बार उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो जैसे किसी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर उन दोनों को देखते रहने के बाद उसने कहा, ये सारा किस्सा तो अब वैसे भी ख़त्म हो ही गया है। उमर को मुअत्तिल किया जा चुका है और उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। अब वो और क्या जुनैद को इस्तेमाल करेगा? तुम अगर जुनैद को मना भी ना करो, तब भी वो मैं नहीं समझती कि वो ज़्यादा अरसे जुनैद से मिलता रहेगा। आखिर अब और क्या लेना है उसे जुनैद से या तुमसे? द कैट इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ द बैग, वो कुछ सोचते हुए बोली। वैसे भी तुम इतनी डोमिनेटिंग नहीं हो कि जुनैद को किसी बात पर मजबूर कर सको। ये भी सोचो कि अगर तुम उसकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर सकती हो, तो क्या वो तुम्हारी बात मानेगा? वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि अब तुम क्यों उसको अपनी मर्ज़ी पर चलाने की, उसके फ़ैसलों को बदलने की कोशिश कर रही हो। शैला ने जैसे तनबीह करने वाले अंदाज में उसे कहा, मैं उसको अपनी मर्ज़ी पर चलाने की कोशिश नहीं कर रही, और ना ही आइंदा कभी करूँगी। और डोमिनेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर मैं उमर को पसंद नहीं करती। उसे इस बात का पता होना चाहिए, और उसे मेरी पसंद या नापसंद का एहतराम करना चाहिए। इस बार अलीज़ा को अंदाज़ कुछ मदाफ़ाना था। ये तो वो पहले ही जान चुका होगा कि तुम उमर को नापसंद करती हो। मेरा ख्याल है ये बात तो उसके लिए कोई राज नहीं होगी। मगर अब अगर वो उससे मिलता है तो इसका मतलब है कि वो उसे नापसंद नहीं, पसंद करता है। फिर अगर उसने तुमसे यही कहा कि तुम्हें भी उसकी पसंद और नापसंद का एहतराम करना चाहिए, तो लीज़ा उसे घूरने लगी। तुम उमर को जानते हुए भी इस तरह की बात कह रही हो? हाँ, उमर में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको जुनैद नापसंद करे। तुम उमर को क्यों नापसंद करती हो? उसकी वजूहात भी दूसरी हैं। सिर्फ साले वाला मामला तो उसकी वजह नहीं है, शैला ने इत्मीनान से बर्गर खाते हुए कहा। लीज़ा कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सकी। फिर मैं उमर से बात करूंगी। मैं उससे कहूंगी कि वो जुनैद से मिलना छोड़ दे, अलीज़ा ने एक बार फिर हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा। आखिर तुम दफ़ा क्यों नहीं करती है सारे मामले को? वो उससे मिलता है, मिलने दो। ज़रूरी नहीं है कि उनके मिलने की वजह वही है जो तुम समझ रही हो। इस बार शैला ने कदरे चिढ़कर कहा। हो सकता है वो किसी और वजह से आपस में मिलते हों। मैं चाहती हूँ ये जुनैद से ऐसे वैसे किसी भी में ना मिले। मैं चाहती हूँ जुनैद उसकी शक्ल तक ना देखे। लीज़ा बुरी तरह मुश्तइल हो गई। तुम बहुत बदल गई हो अलीज़ा, शैला ने यकदम उससे कहा। क्या मतलब? लीज़ा ने उसे नाराज़ी से देखा। 5 साल पहले तुम कैसी थी और अब कैसी हो? इतना गुस्सा और ज़िद तो कभी नहीं किया करती थी तुम। फिर अब क्या हो गया है? लीज़ा ने जवाब देने के बजाय अपने सामने पड़ा हुआ बर्गर खाना शुरू कर दिया। कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है तुम्हें, और पिछले 1 साल से तो तुम, आखिर हो क्या रहा है तुम्हें? शैला अब जैसे उसे डांट रही थी। कुछ नहीं हो रहा मुझे, मैं ऐसी ही थी हमेशा से। उसे शैला की बात पर और गुस्सा आया। क्या होना है मुझे? पिछले 1 साल में मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आखिर खुश क्यों नहीं होंगी? जुनैद जैसे आदमी का साथ किसी भी लड़की के लिए खुशी का बाइस हो सकता है, और मुल्क के सबसे बड़े अखबारों में से एक के लिए काम कर रही हूँ। लोग मेरा नाम पहचानते, और तुम कह रही हो कि मैं गुस्सा करती हूँ। क्यों करूँगी मैं गुस्सा? मैं अपनी कामयाबियों को इंजॉय कर रही हूँ। उसने अपना बर्गर प्लेट में पटक दिया। चाहे तुम्हें या और किसी को इसका यकीन आए या ना आए, मगर ये सच है कि मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, और मैं अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करती हूँ। बस, या और कुछ? मैंने ये सब कुछ तो नहीं पूछा था, शैला ने मध्यम आवाज़ में कहा। मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि तुम इतनी घसीली क्यों हो गई हो? तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? ज़िद क्यों करने लगी हो इतनी?
मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे अपनी कामयाबियों और फतूहात की दास्तान सुनानी शुरू कर दो। तुम क्या चाहती हो शैला? मैं इसी तरह डफर और डल रहती जिस तरह 5 साल पहले थी, आंखों पर पट्टी और मुंह पर टेप लगाकर फिरती जिस तरह 10 साल पहले फिरती थी। फॉर गॉड सेक, मैं बेवकूफ़ नहीं रही हूँ। अक्ल और समझ आ गई है मुझ में। उम्र जैसे लोगों को एंजॉयमेंट का सामान नहीं बन सकती मैं, ना कोई अब मुझे इस्तेमाल कर सकता और तो कुछ नहीं बदला, उसने तल्खी से कहा। शैला ने जवाब में कुछ कहने की बजाय सिर्फ उसको एक बार गौर से देखा। इस तरह मत देखो मुझे, मैं अब भी तुम्हें कोई दास्तान अमीर हमजा नहीं सुना रही हूँ। लीजा ने बर्गर के ट्रे अपने आगे से खफकी के आलम में हटा दी। अच्छा नहीं देखती तुम्हें, बैठकर खाना तो खाओ, शैला ने उठते देखकर कहा। कम अज़ कम अब इस तरह मुंह उठाकर यहाँ से मत जाओ। नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैंने जितना खाना था खा लिया। तुम खाना चाहो तो खाओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, उसने अखड़े हुए अंदाज में अपना बैग उठाते हुए कहा। फॉर गॉड सेक अलीज़ा, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, शैला ने अपनी ट्रे उठाते हुए कहा। आइंदा मत आना। लीजा ने अपना मोबाइल उठाते हुए उस पर एक नंबर डायल करना शुरू कर दिया। अब किसे कॉल कर रही हो? शैला ने ठठकते हुए कहा। लीजा ने जवाब नहीं दिया। वो खड़े खड़े दूर उमर और जुनैद को देखते हुए नंबर डायल करती रही। जुनैद ने मोबाइल के बिप पर अपना मोबाइल उठाकर कॉलर का नंबर देखा और फिर मोबाइल ऑफ कर दिया। किसकी कॉल है? उमर ने बात करते करते रुक कर उससे पूछा। ऐसे ही एक दोस्त की, उसने उमर को टाल दिया। तुम क्या कह रहे थे? उसने उमर को बात जारी रखने के लिए कहा। लीजा ने मोबाइल कान से हटा लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। क्या हुआ? शैला ने पूछा। लीजा ने जवाब देने के बजाय उमर को और जुनैद को देखा। जुनैद को कॉल की है? शैला को अचानक ख्याल आया। हाँ, और उसने कॉल रिसीव नहीं की। जब तक ये शख्स उसके साथ है। उसने बात अधूरी छोड़कर अपने होंठ भींचे। अच्छा चलो, हम जा रहे थे यहाँ से, शैला ने उसे धकेलते हुए कहा। उसने एक हाथ में अपनी ट्रे पकड़ी हुई थी। लीजा उसके साथ चलने लगी, मगर साथ चलते हुए अब वो एक बार फिर मोबाइल पर कोई नंबर डायल कर रही थी। अलीज़ा, बार बार नंबर डायल मत करो, मोबाइल को बैग में डालो। जुनैद अभी बात करना नहीं चाह रहा होगा क्योंकि वो खाने में मसरूफ़ है, और फिर उमर के सामने वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा होगा। उमर ने हैरानी से अपने मोबाइल पर नमूदार होने वाला नंबर देखा और फिर जुनैद को। क्या हुआ? जुनैद ने उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए कहा। लीजा कॉल कर रही है, उमर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, मगर उसके हेलो कहते ही दूसरी तरफ से मोबाइल बंद हो गया। बात नहीं की तुमने? जुनैद ने उसे पूछा। नहीं, बंद कर दिया उसने, उमर ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। उसकी कॉल पर इतने हैरान क्यों हो रहे हो तुम? जुनैद ने कहा। क्योंकि बहुत अरसा बाद उसने आज अचानक मोबाइल पर मुझे कॉल किया है। उमर अब भी उलझा हुआ था। जुनैद एकदम खाना खाते खाते रुक गया। तुम्हें क्या हुआ? उमर ने हैरानी से उसे देखा। अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे भी कॉल की थी। वो कॉल जो तुम किसी दोस्त की कह रहे थे? हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो तुम्हें मोबाइल पर कॉल नहीं करती तो इस तरह अचानक उसने हम दोनों को बारी बारी कॉल क्यों की है? मैं जानता हूँ उसने क्यों बार बार हम दोनों को कॉल किया, उमर ने अचानक अपनी ट्रे पीछे खिसकाते हुए कहा। क्योंकि वो इसी हॉल में कहीं मौजूद है और उसने हम दोनों को देख लिया है। उमर ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। अब रश इतना है कि इस तरह बैठे बिठाए तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, खड़े होकर देखना चाहिए। उमर अपनी कुर्सी खिसका कर उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा, जबकि जुनैद ने ऐसी कोई जहमत नहीं की। वो इत्मीनान से उसी तरह बैठे हुए एक ब्रेस्ट पीस को सॉस के साथ खाता रहा। उमर चंद मिनटों के बाद कंधे उचकाते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे हॉल में तो कहीं नज़र नहीं आई, हालांकि मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे यही कहीं होना चाहिए था। अगर कॉल की वजह हम दोनों का इकट्ठे देख लेना है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो यूँ आराम से हमें कॉल करती फिरेगी? जुनैद ने सॉफ्ट ड्रिंक का सिप लेते हुए इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। वो तो हमें देखते ही यहाँ मौजूद होती और मुझे बाजू से पकड़कर इस टेबल से ले जाती। उमर उसकी बात पर मुस्कुराया। नहीं, मेरा ख्याल है वो पहले मुझे 2-3 थप्पड़ लगाती और इसके बाद तुम्हारा बाजू पकड़कर तुम्हें यहाँ से ले जाती। इस बार जुनैद उसकी बात पर मुस्कुराया और टिश्यू से अपना मुंह साफ करने लगा। इसके बावजूद मेरा ख्याल है वो यही कहीं है। उमर अब सॉफ्ट ड्रिंक के सिप लेते हुए अपने अतराफ में नज़रें दौड़ाता हुआ कह रहा था। अगर तुम्हारा अंदाज़ा ठीक है तो मुझसे उसकी शिकायतों में एक और शिकायत का इजाफा हो गया और आज रात को वो एक बार फिर मुझे फ़ोन करेगी और मुझसे तुम्हारे साथ होने वाली मेरी मुलाकात के बारे में पूछेगी। इसका मतलब है मुझे पहले ही खासा खबरदार हो जाना चाहिए, जुनैद ने इत्मीनान से कहा। और अच्छा ही हुआ मुझे ये पता चल गया, वरना मैं फिर इस बारे में उससे झूठ बोलता, उसने कंधे उचकाते हुए उमर से कहा। उमर ने उसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया। वो सॉफ्ट ड्रिंक के सिप लेते हुए अब किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।